देखिए सर, ये एमसीक्यू जो जितने भी सेट हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें जो जो एमसीक्यू आए हैं वो थोड़े से जल्दी जल्दी बताएंगे, उसको ध्यान से देखें और इसी में से फंस जाएगा इंशाल्लाह। जैसे पहला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ फॉर्म्ड। देखिए कह रहे हैं, इसका मतलब बहुत से बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए कर नहीं पाते हैं। या तो एक बार समझा दिया जाए तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब है कि इमेज कहाँ पे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हो कॉनकेव मिरर के। तो आप देख रहे हैं ये कॉनकेव मिरर है जिसमें पीछे वाली पॉलिश होती है और इस तरह से होता है, ये कॉनकेव मिरर कहलाता है, ठीक है। इसमें ये फोकस है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। देखिए पहला पैरेलल गई, फोकस पे कट करी और पोल से जाके यूँ जाती है ऑब्लिकली, तो कहीं भी मिलेगी नहीं, तो जब नहीं मिलती तो इन्फिनिटी। बस सीधा से याद रखिए, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और एक और बता दें, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। लैंग्वेज समझ में आ गई। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, तो इमेज भी सी पे बनेगी, ठीक। अगर कहें ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बनेगी, बियॉन्ड सी। इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। याद रहेगा। अब एक केस और जरा याद रखिए, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब यहाँ पे इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। बस ये इकलौता केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी जितने भी केस अभी बताए जैसे ये, इन सब में रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब ये टर्म याद रखना, रियल माने रियल, इन्वर्टेड माने उल्टी इमेज। इन्वर्टेड यानी उल्टी, इन्वर्टेड कॉमा सुना है, वैसे ही इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज, यानी कि सर ऊपर पैर नीचे, अपसाइड डाउन। चाहे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, अगर फोकस से पहले ऑब्जेक्ट है तो सबकी इमेज मतलब इन्वर्टेड बनेगी और रियल होंगी, ठीक है। रियल का मतलब जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में, तो आप देखते हैं प्रोजेक्टर जो है पर्दे पे स्क्रीन, मतलब प्रोजेक्ट जो हो रहा होता है वो पर्दे पे हो रहा है। इस तरह की जो इमेज होती है सब रियल होती हैं। वर्चुअल इमेज जो आप अपने आप को शीशे में देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। आभास होना कि आप शीशे के अंदर हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, कितने भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड कर लेंगे। बस एक ही केस अच्छा है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर होगी और इरेक्ट होगी। इसमें रियल नहीं होगी, इरेक्ट यानी स्ट्रेट, सीधी खड़ी हुई, ठीक है। और एनलार्ज होगी, बड़ी होगी, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है, जब आप शीशे में देख रहे हैं तो आपका राइट जो है आपका लेफ़्ट बन जाता है, राइट का क्या हो जाता है, लेफ़्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, पता होना चाहिए कि आपका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा, सुनील शेट्टी वाला डायलॉग। और ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस जो लिखा होता है उल्टा क्यों लिखा होता है, इस वजह से, लेटरल इन्वर्जन की वजह से राइट का लेफ्ट हो जाए, ओके। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मिनिमम इन मीडियम। इन चार मीडियम में से स्पीड ऑफ लाइट, इस लाइट की रफ्तार सबसे कम किस में होगी, अगर ये क्वेश्चन है। लाइट की रफ्तार सबसे कम किस में होगी, डायमंड में होगी, वाटर में होगी, ग्लास में, केरोसिन में। तो आप डायमंड टिक लगाएंगे, जितना सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। क्लियर है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम कितने होती है, एयर या वैक्यूम में, VAWCUM। इसमें मैक्सिमम हो जाती है, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को C से शो करते हैं, V से भी मेनली C से शो करते हैं, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब होता है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर नहीं दिया होगा, किलोमीटर लिखा होगा, बाई चांस ऐसा आ सकता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या तो 3 लाख लिखा होगा या 3 × 10⁵ लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में 1000 मीटर 1/1000 मीटर होते हैं, तो 3 जीरो कट जाएंगे तो 3 लाख, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम किस में होगी, वैक्यूम या एयर में, कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना इन ह्यूमन आई। इमेज जो इसमें रेटिना पे बनती है, हमारी आंखों के अंदर रेटिना होता है। कहाँ पे इमेज बनती है, कैसी बनती है,
इन्वर्टेड होती है और लेकिन लगता है कि इरेक्ट है, सीधी है, यानी उल्टी इमेज बनती है, लेकिन दिमाग हमारा सीधा कर लेता है उसको, ठीक है। तो इमेज उसमें रेटिना में बनती है, उल्टी बनेगी लेकिन इरेक्ट दिखेगी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया है इरेक्ट बनेगी उल्टी दिखेगी, उल्टी बनेगी सीधी इरेक्ट दिखेगी, सीधी बनेगी उल्टी दिखेगी, नहीं सीधी बनेगी और सीधी दिखेगी, उल्टी बनेगी और उल्टी लगेगी, नहीं उल्टी बनेगी अपसाइड डाउन होगी, सर ऊपर पर नीचे होंगे लेकिन सीधी दिखेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड इमेज ऑन, ह्यूमन आई इमेज कहाँ पे बनती है, जब भी हम कोई चीज़ देख रहे हैं हमारी आंखों में इमेज रेटिना बनती है। ये सब आंखों के पार्ट हैं, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट है, पीपल पुतली को कहते हैं जो छोटा सा होता है, ठीक है। आइरिस जो है ये कलर्ड पार्ट ऑफ आई है, किसी की झील से नीली आंखें होती हैं ना, ब्राउन आंखें ब्लैक आंखें, ये आइरिस होता है, ठीक है। तो अब ये प्यूपिल जो होता है, अब ये जो है छोटा या बड़ा होता रहता है, किसी का बड़ा हो जाता है कि मतलब कब बड़ा होगा, जब आप अंधेरे में होंगे तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बची कुची लाइट अंदर जाए और हमें अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। और ये जब बहुत धूप होगी, बहुत रोशनी होगी, एकदम छोटा हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए और आंखें ख़राब ना हो, आंखों के बल्ब जो करोड़ों बल्ब हैं आंखों के अंदर वो ख़राब ना हो, फ्यूज़ ना हो, ठीक है। क्लियर। ये मदद, ये चीज़ होने में, छोटा और बड़ा करने में, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब छोटा होना, रिलैक्स होना माने बड़ा होना, इसमें मदद कौन करता है, आइरिस करता है। ये चीज़ आइरिस मसल और सिलियरी मसल्स का भी थोड़ा सा रोल होता है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ही है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज कंट्रोल्ड बाई, मेरे हिसाब से कंट्रोल्ड बाई के लिए आइरिस होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में या चीज़ों में प्यूपिल दिया हुआ है। प्यूपिल, अरे ये तो छोटी बड़ी खुद मतलब ये होगी, खुद से नहीं होगी, करेगा कौन इसको, आइरिस, ठीक है। लेकिन बड़ी छोटी ये होगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि कंट्रोल बाई में ये भी टिक लगा सकते हैं, ये भी तो बोथ है तो ये लगा दिया बोथ, वरना प्यूपिल ही लगाइएगा मेरे हिसाब से, ये भी डाउटफुल मामला है और आइरिस कंट्रोल करता, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि आइरिस जो होता है ये अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में कितनी लाइट जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है, किसको एडजस्ट करता है, वो प्यूपिल को। प्यूपिल जो पुतली होती है छोटी सी काली, सबसे बीच में छोटी सी पुतली होती है, उसको कंट्रोल ये करता है आइरिस। और सिलेरी मसल किसको कंट्रोल करती है, पूरे लेंस को, जो नीला नीला पार्ट, ब्राउन ब्राउन काला काला पार्ट जो प्यूपिल के चारों तरफ होता है उसे कंट्रोल है। जो आंखों में लोग लेंस लगाते नहीं है वही लेंस समझ लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारी आंखों में इनबिल्ट है, तो वो सिलेरी मसल कंट्रोल करती है, ठीक है। प्यूपिल को कंट्रोल आइरिस करता है, लेंस को कंट्रोल सिलेरी मसल्स करती है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर आइरिस ही होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे आपको प्यूपिल मिलेगा तो आइरिस लगाइएगा, ठीक है। और इसी को अकोमोडेशन कहते हैं कि सिलियरी मसल लेंस को कंट्रोल, मतलब कोई चीज़ दूर पर रखी है तो आंखों पे आप जोर देते हैं ना, और पास में है तो नॉर्मली, और अगर कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर पे है तो आराम से आप पढ़ सकते हैं उसको रिलैक्स मोड में। इसी को कहते हैं 25 सेंटीमीटर एक्चुअल में होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एग्ज़ाम में आता ज़रूर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, DISTINCT, डिस्टिंक्ट विजन क्या इंसान को नॉर्मली कहाँ से दिखता है, कितनी दूर का, 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्लियर हो रही बात। किसी की पास की नज़र कमजोर, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है तो उसको मायोपिया बीमारी है, शॉर्ट साइटनेस, नियर साइटनेस है, तो उसको कॉनकेव लेंस लगाना चाहिए। अगर किसी को दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है तो उसको लॉन्ग साइटनेस है यानी हाइपरमेट्रोपिया है यानी फार साइटनेस है, और उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना चाहिए इसको सही करने के लिए, ठीक है। आपने उल्टा बोला, नहीं सीधा ही बोला। अगर नियर साइटनेस, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, तो दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है, ये लॉन्ग साइटनेस है। पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार साइटनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। लॉन्ग साइटनेस, फार साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, ये तीनों बात एक ही हैं। इसमें दूर का दिखेगा और उसको सही करने के लिए पास का नहीं दिखेगा, तो पास का भी दिखने लगे इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट साइटनेस, मायोपिया, नियर साइटनेस, ये तीनों बात एक ही हैं। इसमें पास का दिखेगा, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको सही करने के लिए कॉनकेव लेंस लगेगा। और ये लिख लिया 100% पेपर में, वेरी शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में, कैसे भी आएगा ज़रूर। क्या देखिए अगला क्वेश्चन आया, द करंट फ्लो इन कंडक्टर इज ड्यू टू, करंट अगर कंडक्टर में फ्लो कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, आयंस की वजह से या न्यूट्रॉन की वजह से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अगर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कब करता है, अगर सर्किट क्लोज है, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, करंट फ्लो करता है क्लोज्ड सर्किट में, कितने,
क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। अगर हम करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू, भाई Q इज इक्वल टू आई टी से अगर हम फॉर्मूला देखें तो I बराबर Q अपॉन टी, अगर ये ऑप्शन में हो तो Q चार्ज पर टाइम Q अपॉन टी, और I इज इक्वल टू वी अपॉन आर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की टर्म में, ठीक है। ओम्स लॉ के बिहाफ पे ये है, और करंट का फॉर्मूला चार्ज के बिहाफ पे ये, एक्चुअल फॉर्मूला करंट का ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। करंट की यूनिट क्या होती है, AMPERE, एम्पेयर, ठीक है। ये भी आ सकता है, एम्पेयर को ए से शो करते हैं, करंट को आई से शो करते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी, ये Q क्या था, चार्ज था इसका, ठीक है। ये क्या था, चार्ज। चार्ज का मामला होता है करंट इनटू टाइम, और Q की अगर यूनिट पूछ ले तो कूलॉम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब, ठीक। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सब हम बता रहे हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। सारे MCQ। अच्छा, न्यूट्रॉन जो होते हैं, याद रखिएगा जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नाचता है, ये पता है ना। पहले ऑर्बिट में 2 ही होंगे मैक्सिमम, और दूसरे में मैक्सिमम 8, ये जो भी है, ठीक है। 2 8 18 32 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। चलिए उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय, अच्छा ये इसमें एक चीज़, एटम किसने डिस्कवर किया, जॉन डेल्टन ने। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, थॉमसन ने, जे थॉमसन, क्योंकि इसके फॉर्मूला है ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पा से प्रोटॉन रुदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है, याद रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट बोथ, मैग्नेटिक फील्ड दोनों से होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस दोनों से होती है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का है मामला। व्हेन ए पीस ऑफ आयरन इज ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक लोहे का पीस ड्रॉप किया जाए तो आयरन क्या डिस्प्लेस करेगा, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर एंड फॉर्म्स फेरस सल्फेट। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट बना लेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन क्या कहते हैं। तो याद रखिए जब वर्ड डिस्प्लेस लिखा होगा, डिस्प्लेस माने रिमूव करना, उसकी जगह लेना, हटा देना उसको, तो सब्सटीट्यूट करना, तो इसीलिए इसका नाम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ब्रेक करना, ठीक है, तोड़ना। एडिशन मतलब जोड़ना, इससे रिलेशन होगा तो एडिशन है। डिसोसिएशन मतलब भी टूटना है ना। तो द प्रोसेस ड्यू टू विच ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर एंड ग्रीन लेयर ऑन कॉपर इज फॉर्म्ड, इस प्रोसेस कहते हैं करोजन, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एग्जाम में आता है, ये कमेंट में बताइए, ठीक है। When acid react with base to form salt and water is called neutralization reaction. When acid react with base to form salt and water is called neutralization reaction। इतनी सी है। अब रिएक्शन लिख दिएगा, एसिड जिसमें H+ होता है और बेस जिसमें OH- होता है, ठीक है। तो थ्योरी तो आपने लिख ली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, शॉर्ट में आ गई है। तो ये एग्जाम्पल में डालिएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH जिसमें लगा हो वो बेस होता है, H जिसमें लगा हो शुरू में एसिड होता है। तो HCl यानी एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, NaCl यानी कि अब ये रिएक्ट होकर प्रोडक्ट जो बना हमारा सॉल्ट, सॉल्ट माने नमक, NaCl माने सोडियम क्लोराइड, इसी को नमक कहते हैं, नमक का फॉर्मूला। और देखिए वाटर बन गया H2O। तो इस तरह की रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन मतलब हम ऑप्शन में भी वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें उल्टा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, तो याद कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सॉल्ट, KCN, NaSSO4, NaCl, Na2SO4। अब इनके नाम भी याद होना चाहिए। KCN पोटेशियम साइनाइड, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। आंसर तो इसका यही है, लेकिन हम नाम भी बता रहे हैं, हो सकता है इसका फॉर्मूला या कुछ पूछ लें। NaCl माने सोडियम क्लोराइड, Na माने सोडियम, Cl माने क्लोराइड, ये सॉल्ट को कहते हैं। सोडियम सल्फेट, Na2SO4 माने सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, याद रहेगा ना। इफ़ अ मेटल इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इट इज़ कॉल्ड नेटिव स्टेट। अगर कोई मेटल
फ्री स्टेट में पाया जाता है, नेटिव मेटल इसमें से क्या है, बोरॉन, लिथियम, सिलिकॉन और कार्बन। बताइए इसमें से मेटल क्या है। मेटल किसे कहते हैं, जो हार्ड हो, जो शाइन करे और सोनोरस, जिसमें टन टन की आवाज़ है, इस तरह की बात। तो मेटल इसमें से क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम की बैटरी भी देखिए मोबाइल में होते हैं। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसको तोड़ेंगे तो 2 और 4 में टूटेगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाली ये चीज़ है, वैलेंसी है। अब इसके में आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑटोट्रॉफिक यानी खुद से, ठीक है। क्लोरोफिल, सनलाइट की, ऑल ऑफ द अबव। बताइए। तो ऑटोट्रॉफिक यानी प्रोड्यूसर की तरह काम करेगा, जो खाना अपना खुद बनाएगा। पेड़ ही अपना खाना खुद बनाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देते हैं उसको, बाहर से एटमॉस्फेयर से मिलती है, और वाटर हम लोग देते हैं। क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट, है ना, और सनलाइट मिल रही है, तो सारी चीज़ें चाहिए तब खाना बनेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। क्लियर हो रही बात। और लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट के किचन कहाँ है, प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं, लीव्स में। लीव्स इसे पत्तियों में बनाते हैं और पूरे प्लांट में जाता है। पानी पूरे प्लांट में जाना, इस प्रोसेस को जाइलम कहते हैं, XYLEM। और पूरे प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना, इसको कहते हैं फ्लोएम, PHLOEM। एक चीज़ एग्जाम में आती है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है। जैसे हम लोग को गर्मी लगती, पसीना निकलता है, तो हम लोग थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं। इसी तरह प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो एवापरेट हो जाता है, तो यही ट्रांसपीरेशन कहलाता है। एक्सेस वाटर का रिमूव होना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। एग्जाम में आता ज़रूर है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ये ज़रूर आता है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है, वो क्या है, लीवर। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी क्या है, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर। सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है, लीवर। और लार्जेस्ट बोन कहाँ है हमारी बॉडी की, फेमर। जो थाई बोन है, रान की हड्डी, लेग पीस, वो फेमर, FEMUR, फेमर, लार्जेस्ट बोन। सबसे छोटी बोन हमारी स्टीप्स या स्टिरप, जो हमारे कान के अंदर होती है, ओके। स्टिपीज या स्टिरप कहते हैं, स्टीप्स। तो इस लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होगी। और लीवर कौन सा जूस जो है सिक्रेट करता है, बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, हमारे स्टमक का शेप कैसा है, स्टमक यानी पेट का शेप कैसा है, यू शेप है क्या, जे शेप है, जे शेप है, जे। अरे जे शेप, किडनी जो है वो बीन शेप है। 2 किडनी है, 2 लंग्स हैं, और क्या 2 है, कमेंट बताइएगा। स्टमक जो है जे शेप हो गया, स्टमक जे शेप है। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। और हमारे पेट, यानी हमारे पेट में कौन सा जूस सिक्रेट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट हमारा जे शेप है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ओके। बाइनरी फिजन इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन इन इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा किसकी मदद से चलता है, स्यूडोपोडिया, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा चलता है। कहीं भी मुंह, कहीं भी से खा लेगा और कहीं से भी टॉयलेट कर देगा, मुंह कहीं भी बन जाता है ना। हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है। वही क्वेश्चन आ भी गया, बडिंग इस किस में फाइंड की जाती है, हाइड्रा में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछ रहे थे, इंसान की बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। 206 बोन्स होती हैं, लेकिन मसल्स 639 होती हैं, या 600 मोर देन 39 या 650 कह सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 639 मसल और बोन्स 206। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बेबी, 300 बोन्स होती हैं उसके, जुड़ के 206 बचती हैं, ठीक है, कैल्शियम से। वैसे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट। अच्छा, पी प्लांट जो मटर का प्लांट है, इसका बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, SATIVUM, ठीक है, पाइसम सटाइवम। मेंडल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। बेयरिंग वायलेट कलर विद शॉर्ट पी प्लांट बेयरिंग वाइट कलर progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This that genetic makeup of tall parent can be depicted as। जेनेटिक मेकअप कैसे वो होगा, तो इसका हो जाएगा TTWW वाला, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन, इसमें मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी में भाई क्या होता है, प्रेगनेंसी की स्पेलिंग गलत है,
मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ पॉसिबल, किसमें है? सभी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट स्टेम लीव्स सभी में, ठीक है। वाई डज रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, के मेटेलिक कंडक्टर जिसमें करंट आता है उसे कंडक्टर कहते हैं। विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर का क्या होता है? विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। कंडक्टर के एग्जाम्पल वैसे लोहा, आयरन है ना, पीतल, कॉपर, तांबा, ये सारी चीज़ें, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कंडक्टर होती हैं। बैड कंडक्टर या इंसुलेटर क्या होता है? जैसे प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड, ये सब बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो वाई डज रेजिस्टेंस, यहाँ पूछा गया रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट का रास्ता रोके। देखिए एक समझिए, ये क्या है? ये धक्का दे रहा है, ये पोटेंशियल है V, और ये किसको धक्का दे रहा है? करंट को। जो गर्दन घोट रहा है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस रास्ता रोक रहा है भाई। रॉड, पंखा, टीवी, ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस का काम करती हैं। इसका अपना करंट इस्तेमाल किया, बाकी करंट आगे जाने दिया ना। क्लियर? चलिए वो क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें हमने, ओम्स लॉ यहीं से बनता है, V = IR, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि वाई डज रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो व्हेन ए मेटेलिक कंडक्टर इज हीटेड, जब एक मेटेलिक कंडक्टर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एटम्स इन द मेटल वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। एटम क्या होते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो थर्मल वेलोसिटीज़ फ्री इलेक्ट्रॉन की बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ कोलाइजन, यानी कि भाई ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये सब है, इधर लड़ा इधर लड़ा इधर लड़ा, कोलाइजन होने लगता है, बहुत ज़्यादा टकराव होने लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में, आपस में जिगजैग मोशन भी होने लगता है। तो कोलाइजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एटम इंक्रीजेज, दिस इंक्रीज ऑफ अपोजिशन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, मतलब इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है लिखना, आपको बस ये याद रखना है, आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो उसके एटम और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ तेज़ मूव करने लगते हैं, इस वजह से उनकी स्पीड बढ़ने की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मतलब बना के यहाँ पे लिख दिएगा, जो भी याद रहे, रट नहीं पाएंगे इतना, छोड़िएगा भी नहीं। कोई भी क्वेश्चन आए नहीं भी आता तो थोड़ी भी लैंग्वेज ऐसी मिलती जुलती लिख दिया, जो भी आपको आता है। छोड़ देंगे तो 0 मिलेगा, नहीं छोड़ेंगे तो नंबर पूरे भी मिल सकते हैं, राइटिंग अगर अच्छी है तो। टीचर को बस पैसे मिलते हैं, उसको कॉपी यूँ चेक करनी होती है, एक आध। अच्छा अगर आपको ऐसे चेक करने को, हमें अगर चेक करने को मिलेगा तो हम लोग की क्या होती है, हमारी नज़र डायरेक्ट गलती भी जाती है, गलती भी जाएगी, एक गोला बनाएंगे फिर भी नंबर दे देंगे, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा है, ठीक। अब देखिए, प्रूव दैट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये प्रूव करना है, ठीक। तो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, RESELY प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन बन जाता है अगर यहाँ ऊपर 1 है, नीचे कुछ और है, यानी ऊपर कुछ, अगर इसका और इसका कनेक्शन जोड़ें तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब है जैसे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M लिखा है, यानी कि फोर्स जब जितना मास होगा उतना फोर्स होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही साइन है, यही साइन का नाम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा, ऊपर नीचे हो जाता है तो इन्वर्सली, सामने सामने होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए कह रहे हैं, पहली बात तो पावर क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट पर यूनिट टाइम। पावर का बस ये फार्मूला याद रखिए, ये आपको यही फार्मूले से ही आपने डेफिनेशन लिख दी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। W क्या है? वाट, ठीक है, कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब आपको ये W का फॉर्मूला देखिए, पहले आपने पावर का फॉर्मूला का P = W/T, अब W का फॉर्मूला का, W का फॉर्मूला VQ भी होता है और Q = IT भी अभी बताया था ना, IT चौराहा, तो W = VIT ये हो गया। अब ये जो W = VIT हो गया, वो यहाँ W की जगह पे हम रख देंगे, P = VIT/T, T से T कटा, P का फॉर्मूला एक ये बन गया, P = VI, ठीक है। अब हमें ये V की वैल्यू पता है, V = IR होता है, V = IR, तो हम क्या करेंगे, ये V की जो वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में, P = V की जगह क्या रखेंगे, IR, V की जगह I और R रखा, और ये एक और आगे I है, तो P = I × I, I² हो गया, R हो गया।
यहाँ तक पी की वैल्यू आ गई। ठीक, आपको एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ निकालेंगे, आई बराबर वी अपॉन आर, जैसे वी इज इक्वल टू आई आर है तो आई की वैल्यू निकालनी है तो आर नीचे चला गया, वी अपॉन आर बराबर आई आ गया, तो आई की जगह पे हम वी अपॉन आर रखेंगे यहाँ, लेकिन स्क्वायर लगा है तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए हम यहाँ रख के दिखा रहे हैं, पी इज इक्वल टू आई की जगह पे हम क्या रखेंगे, वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर रखा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर लगा था तो वी पे स्क्वायर लगाया और आर पे भी स्क्वायर लगाया। ठीक है, और ऊपर एक आर और था, अब ये आर से ये आर का स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर अपॉन आर बचा वी बराबर। ठीक है, वी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वी स्क्वायर को हम वो कर देंगे, बस हमें ये प्रूव करना था पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो ये वी कांस्टेंट हो जाएगा, समझ लिए, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। ठीक है, वी हटा दे तो ठीक है, यही प्रूव करना था। क्लियर, फिर से देख लें हमने क्या इसमें फार्मूला रखा, पहले पावर का फार्मूला रखा पी इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी, ये न्यूमेरिकल के लिए आपको याद ही होना चाहिए। फिर डब्ल्यू का फार्मूला होता है वी क्यू और क्यू का फार्मूला होता है आई टी, ये सब न्यूमेरिकल के लिए याद होना चाहिए। तो पी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी होता है, डब्ल्यू की जगह वी आई टी रखा, अपॉन टी, टी से टी कटा, पी इज इक्वल टू वी आई हो गया। उसके बाद ओम्स, उसके बाद वी इज इक्वल टू आई आर, वी को हटाना है उसकी जगह पर आई आर लिखना है, लिखा आई स्क्वायर आर हो गया। फिर उसके बाद आई को हटाना है, आई की जगह वी अपॉन आर लिखा। ठीक है, तो बस मतलब ऐसी जगह जाना है कि नीचे आर आ रहा हुआ, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, सॉल्व करके हो गया। अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, ये भी आ सकता है पेपर में आपके। देखिए टू रजिस्टर्स हैं, 4 ओम और 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका मतलब देखिए एक रजिस्टर से ये गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, पैरेलल इसे कहते हैं भाई, कनेक्ट को दो रास्ते मिलने हो करंट को इधर इधर, तो ये पैरेलल हो जाता है। कनेक्टेड इन पैरेलल, द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, जो है 6 वोल्ट की बैटरी लगी है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की। कैलकुलेट पावर सप्लाई बाय द बैटरी और पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर, पहले वीडियो डाल चुके हैं। 6 वोल्ट की बैटरी, पहले हम पैरेलल है, पैरेलल के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए, आर बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला ना लगाइए, डायरेक्ट ये है। ठीक है, यानी पहले दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 4 6 यानी 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। ठीक है, तो 4 6 24 अपॉन 10, 24 अपॉन 10, जिस नंबर के नीचे 10 हो तो इस एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दो, 2.4। ठीक है, क्यों ऐसा है कि 10 से आप 24 को डिवाइड करिए, अगर 10 टू द 20 बचा 4, पॉइंट लगाया 0 बना 10 4 द 40। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि डिवाइड करने पे आंसर वही आ जाता है। ठीक है, याद है कि एक 0 है तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाता है, 100 होता तो 2 नंबर से पहले यानी 0.24 हो जाता है। ठीक, तो आपका इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो ये आ गया। अब आपको V की वैल्यू दी है 6, V की वैल्यू दी है 6, आपको निकालना है पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये देखिए आपने प्रूव किया वी स्क्वायर अपॉन आर, इसी पर न्यूमेरिकल आ गया। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 6 दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे अपॉन आर, कितना आ गया रेजिस्टेंस 2 क्योंकि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो आर की जो वैल्यू अभी निकली है वो 2.4 निकली। क्या निकली है, ये 2.4 आपने नीचे रखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, अब नीचे 2.4 है। ठीक है, पॉइंट उड़ाएंगे, एक नंबर है पॉइंट के बाद तो एक 0 ऊपर आ गया। ठीक, अब आपके पास आ गया 360 अपॉन 24, 12 टू द 24, 12 3 द 36 और 0 लगा था लगा दिया। ठीक है, 2 1 द 2, 2 15 द 30, क्या आ गया 15, तो 15 वाट हो गया, पावर की यूनिट वाट होती है, नीचे 1 होता है 1 नहीं लिखेंगे। तो आप इसकी कैलकुलेशन से ना समझिए, ऐसे समझिए जैसे हमने बताया। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है कि पावर सप्लाइड वाला को पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर अलग अलग। ठीक है, तो पहले पावर डिसिपेटेड पहले के लिए वी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला ये वाला लगाया, वी स्क्वायर अपॉन आर वाला हर एक के लिए। V की वैल्यू इसके लिए जैसे 36 6 6 36, 6 का स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 6 का 36, R1 की वैल्यू 4 है। ठीक है, रखा 4 on the 4 4 9 the 36। ठीक है, फिर हमने ईच रजिस्टर यानी कि दोनों रजिस्टर के लिए कह रहे हैं ना, आपकी पावर P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, थोड़ी गलती हो गई क्या, V की वैल्यू 6 है, ये 6 यहाँ पे भी, इसके लिए भी 6 है, इसके लिए भी 6 है, तो V की जगह हमने 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, अपॉन रेजिस्टेंस R1 के लिए 4, इसलिए 4 को लिया, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, फिर V की वैल्यू 6 है, पोटेंशियल 6 है। ठीक, फिर 6 का स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 है,
6 से 6 कटा 6 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों ही केस में न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। फिर से देखिए समझ में आएगा। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इन मीडियम। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक रे दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। अगर रेयर से डेंसर में गई नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ डेंसर से रेयर में गई है तो नॉर्मल से अवे भाग जाएगी। एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, पता है ना, दोनों में डिफरेंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पेपर में आए तो आप इतना लिखिएगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहेगी। दूसरा लॉ लिखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। अच्छा, इंसिडेंट रे जैसे कोई ये है, ये इंसिडेंट रे है, ये आई है, ठीक, ये नॉर्मल है एन है, ये रिफ्लेक्टेड रे आर है, ये लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी ये, दोनों इक्वल है। बस ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो इन अ फिगर अ रे लाइट पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्शन सरफेस। जैसे ये प्रिज्म है, कोई रे हमने पी क्यू भेजी, ठीक। अब यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट जो भी लेज़र लाइट समझ ली मारी, जो भी गई, तो ये क्या है, यहाँ पे हिट करने के बाद यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, थोड़ी सीधी हो गई, यूँ सीधे ना जाके इधर आ गई, ठीक है। अब इस केस में ये इसका नॉर्मल हो गया। तो डेंसर से रेयर में जा रही है, एयर माने रेयर होता है, डेंस माने ग्लास, ठीक है। अब ये जो रे जा रही है इंसिडेंट रे, अब नॉर्मल इसका ये हो गया। हमें पता है रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बढ़ जाती है, ये नॉर्मल है ना, ऊपर से आ रहा है अंदर गया ना, ठीक है, सीधी ना जाके नॉर्मल की तरफ बढ़ गई। अब आगे बढ़ी, अब यहाँ से बाहर एयर है, ये डेंसर है ना, ग्लास मीडियम, डेंसर से रेयर में जाती है तो हमें ये पता है कि नॉर्मल से अवे भाग जाती है, ठीक है। ये अवे इधर ना जाके सीधे ना जाके थोड़ी और बेंड हो गई, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे होती है, जो अंदर जाती है वो इंसिडेंट रे, जो बाहर निकल रही है इसे इमर्जेंट रे कहते हैं। ये देखिए इमर्जेंट रे जो बाहर निकलती है, ठीक। और ये सबके नॉर्मल बने, इसके इधर से नॉर्मल 90 डिग्री पे, इसका इधर से नॉर्मल, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर रहता है। बस नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, कैसी भी रहे, ठीक। अब इसको अगर हम एक्सटेंड करें, ये जो हमारी इंसिडेंट रे अगर ये सीधी जाती रहती, इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये निकलती। और जो इमर्जेंट रे है इसको रिट्रेस करेंगे पीछे, ये डायरेक्शन इमर्जेंट का, तो अगर हम इसको ये रिट्रेस करेंगे यूँ करके, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यूँ रिट्रेस किया गया है, तो ये जो एंगल बनता है, ये इंसिडेंट रे का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है और इमर्जेंट रे की रिट्रेस फॉर्म है, यहाँ इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन इसको डेल से शो करते हैं, ये डेल, ठीक है। अब ये दोनों जो इसकी नॉर्मल है और इसकी नॉर्मल है, जहाँ ये कट करती हैं ये थीटा बन जाता है ना, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो ऊपर होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ए है ना, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने ये देख लिया कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, जो ये ट्रायंगल में जो ऊपर होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए होता है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहाँ पे बनना है, तो ये डेल है, डेल एम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन या म्यू कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इस पे ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ए की वैल्यू मान लीजिए 60 दी है और इसकी वैल्यू डेल एम कुछ दी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर फाइनली अब यहाँ पर साइन ए बाई 2 मान लीजिए, नीचे अगर हम बता रहे हैं साइन एंगल की ए की वैल्यू 60 थी अपॉन 2, ये 30 हो गया। अब इसमें साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की 1/2। यहाँ पे ऊपर सॉल्व करके कुछ इसी तरह का आएगा, अंदर सॉल्व करने के बाद साइन की वैल्यू आएगी, रखेंगे उसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो बता देंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ ही सकता है। व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मतलब होता है स्प्लिट होना। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट किसे कहते हैं, सनलाइट को क्या कहते हैं, वाइट लाइट, याद रखिएगा, सूरज की रोशनी, सन इज द स्टार, ये भी याद रखिएगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर, जो कि आप विबग्योर जानते हैं, विबग्योर, ये याद रखिएगा सीक्वेंस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और इसका कॉज बताना है और राइट डायग्राम बताना है कैसे ग्लास प्रिज्म से होगा। तो ये ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से इंसिडेंट रह गई तो ये उल्टा होता है विबग्योर, नीचे वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वाइट। और ये जो व्हाट इज डिस्पर्जन था, इसका आंसर लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर या 7 कलर पासिंग थ्रू रिफ्रैक्टिव मीडियम, ये प्रिज्म हो गया, जैसे ग्लास प्रिज्म हो या कुछ भी,
ये हमने करके बच्चों को दिखाया था प्रिज्म से सूरज की रोशनी दिखाई, और हमने तो बच्चों को ये भी दिखाया था कि इससे नहीं, ये जो ये होता है ना, जो पंडित जी के पास होता है ना, इससे कागज़ जल जाता है, इसलिए यहाँ सूरज की रोशनी जाएगी। हाँ, मैग्नीफायर। वो पंडित जी के पास होता है? अरे डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट और उनके पास ठीक 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 है, पंडित जी भी, अरे वो हाथ देखने वाले भी होते हैं ना। ठीक, द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड, ये लाइट का बेंड होना कहलाता है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस यही है। थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे दे पास थ्रू द प्रिंस, द रेड लाइट बेंड द लीस्ट, सबसे कम कौन सी लाइट बेंड होती है? रेड। वाइल द वायलेट बेंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा बेंड कौन सी होती है? वायलेट। तो इसमें फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का मामला होता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट प्रिज्म है, 2 प्रिज्म रखे गए, ये भी एक फिनोमेना है, ग्लास स्लैब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल प्रिज्म, ये भी पहले आता था। फिर यहाँ सब मामला उल्टा हो जाता है। फिर इससे इतना डिटेल में नहीं पढ़िए क्योंकि ये सेकंड प्रिज्म, ये थोड़ा सा टफ मामला, इंटर में भी आता है ये। अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और फराडे एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लिए। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम आप इससे कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में देखिए। जिप्सम और पीओपी के फॉर्मूले में बस इतना सा फ़र्क है कि जिप्सम के फॉर्मूले में यहाँ पे 2 होता है और पीओपी के फॉर्मूले में 1/2 होता है यहाँ पे, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है ना, और इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी माने आधा, हाइड्रेट यानी कि वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है हाफ H2O में, और 1.5 यानी 1/2 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो ये जिप्सम से पीओपी ऐसे बनता है, बस इसको हीट कर दो, गर्म कर दो तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर जिप्सम का फॉर्मूला याद रखें तो काफ़ी है, बट 2 का 1/2 हो जाएगा और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। पीओपी यूज्ड इन हॉस्पिटल मेनली एज प्लास्टर, भाई किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो इसी का प्लास्टर चढ़ता है। ठीक है, डेंटिस्ट्री में भी कास्ट बनाने में यूज़ होता है, डिज़ाइन वगैरह। तो देखिए, द कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कंपाउंड जिप्सम को हीट करने के बाद बने 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसे कहते हैं पीओपी। इसका केमिकल फॉर्मूला पीओपी का ये है, CaSO4 हाफ H2O, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका है, और केमिकल इक्वेशन इसकी ये दी हुई। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर इतना पानी जोड़ देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। ठीक, हीट करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, और इतना 1/2 वाटर जोड़ देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। 4 केमिकल रिएक्शन एंड 3 यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH है ना, एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल कहते हैं ना, C2H5OH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2CH3, आप देखेंगे 1C 2C है तो 2C और 3 2 5HOH। ठीक है, इसमें सोडियम से रिएक्शन कराई तो इसको डिस्प्लेस कर दिया OH को इसने, C2H5ONA और हाइड्रोजन अलग हो गया। ये कौन सी डिस्प्लेस है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डिस्प्लेस कर दिया ना। तो CH3COOH एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल से जब रिएक्ट होता है, कैटलिस्ट आपका ये है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो CH3COO C2H5, इसका क्या नाम है? ठीक, उसके बाद से C2H5OH अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो C2H5NH2+2O, ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी आपको। यूजेस पूछे गए हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ बेवरेज, इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, टिंचर, परफ्यूम, इंक्स, वार्निश, ETC, इसमें यूज़ होता है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एक तरह का एल्कोहल है, जैसे आप सैनिटाइज़र वगैरह में भी देखते हैं कुछ होता है, परफ्यूम में तो ज़्यादा ही होता है। तो इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 है ना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है। हाइड्रोफॉर्म, इथर, इथेनॉल। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप क्या है? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K। ठीक है, इनके नाम में ज़्यादातर ये सब इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट ये क्या है? जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन से बने हैं। और ये अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट हैं, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। थोड़ा याद रह जाए, थोड़ा रिलेटेड लिख देगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं भी आता है, उल्टा सीधा गुचुर पुचुर तुड़ुम बुड़ुम सब लिख के आना है। ब्लैंक छोड़ोगे नंबर नहीं मिलेंगे। टीचर इतना सब लिख सकते हैं आप, ठीक। इस बार 2025 में एसिटिक एसिड वाला लैब प्रिपरेशन मेथड आ सकता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है। मेथिल साइनाइड से मेथाइल यानी CH3 होता है, साइनाइड यानी CN। इसमें वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तब ये सिरका बन जाएगा, CH3COOH, ठीक। अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है, ठीक। NH4 ये समझ लीजिए H4 हो गया, और Cl ये तीन चीज़ें मिलके अलग हो गई। अब जो इनको हटा के क्या बचा, CH3 बचा, O बचा और H बचा। ये एक O बचा है, लेकिन ये 2 O हैं, ये 2H2O है ना, तो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन देखिए ये आ गए, CH3 ये देखिए आ गया, और H बचा तो ये बच गया, ठीक है। याद हो गया। आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि हमारा हिंदी में याद रखिए कि मेथिल साइनाइड में पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है, एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अगर ये टफ लग रहा है तो एसिटामाइड से जो है आप बना सकते हैं। एसिटामाइड का फॉर्मूला याद रखना, एसिड मतलब होता है जिसमें 2 कार्बन हो, एथ का ये है अल्टरनेटिव है। देखिए एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है। समझ में आ रही बात। CH3CONH2 CH3CONH2 और नाइट्रस एसिड HNO2। फिर ये एसिटिक एसिड को फॉर्मूला, सिरका का फॉर्मूला याद रखिए, CH3COOH, ठीक है। C2H4OO भी कह सकते हैं इसको। नाइट्रोजन अलग हो गया, पानी, नाइट्रोजन गैस मिल के उड़ गई और पानी, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, एथिल अल्कोहल में जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं, और कैटलिस्ट आपका जो है माइकोडर्मा एसिटाई होता है, और मोलिब्डेन प्रमोटर जो है आपका फर्मेंटेशन। इन दोनों स्टेप से आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान है इंडस्ट्रियल मेथड कि एथिल अल्कोहल में, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड कर दो, एसिटिक एसिड और पानी बन जाएगा। बस ज़्यादा ना देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रिफिकेशन, ये क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब इसका H जो है पहले लिख लिया, HO पहले लिख लिया, C2H5 बाद में लिख लिया, ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि H2O देखिए यहाँ से कॉमन है, CH3COO C2H5, ये एथिल एसिटेट ईस्टर बन गया, ठीक है, और पानी अलग हो गया यानी H2O, ठीक है। या आप ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे लिखिए नॉर्मली, और इसको CH3COOH ऐसे नॉर्मली लिखिए, प्लस लगाइए। बस आपको पता होना चाहिए वाटर निकलना है, और CH3COO C2H5 बन जाएगा, ओके। अभी एसिटिक एसिड के यूजेस क्या हैं। एसिटिक एसिड अचार बनाने में इस्तेमाल होता है इन फॉर्म विनेगर, सिरका, मेडिसिन बनाने में, रिएजेंट लैब में, और लेड टेट्राएसिड। अच्छा एक चीज़ है, किसी भी एसिड का अगर यूज़ आए तो एक यूज़ तो सबका ज़्यादा होता है, यूज्ड एज लैब रिएजेंट या यूज्ड एज रिएजेंट इन लैबोरेटरीज। ये सबसे मेन हर एक में यूज़ होता है। लैब में तो हर एसिड यूज़ होता है ना, एसिड, तो ये एक यूज़ तो लिख ही सकते हैं। बाकी आप दूसरा नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी गुचुर पुचुर कर दिया, लेकिन .2 डाला होना चाहिए, कुछ भी तुड़ुम बुड़ुम लिखा होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी कॉइन या एनर्जी करेंसी। तो ATP इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगर ADP का फुल पूछे, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है। ह्यूमन के थ्यूक में कौन सा सलाइवा होता है, टाइलिन एंजाइम है ना। कौन सी पेलेग्रा डिसीज़ किससे होती है, विटामिन B5 से। और जो बच्चे होते हैं छोटे, मिल के टीथ उनमें 20 होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे जॉ में अपर जॉ लोअर जॉ मिला के 32 टीथ जॉ में ये जबड़ा, ठीक है। तो इसमें अपर जॉ लोअर जॉ होती है ना, तो सामने के दांत होते हैं कुछ, है ना। तो जो नुकीले दांत होते हैं उनसे इंसीजर कहते हैं, सॉरी इंसीजर सामने के कहते हैं। फिर कैनाइन, ऐसे वाले जो गोश्त खाते हैं उनके यही ज़्यादातर होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, फिर प्री मोलर, फिर मोलर। सबसे ज़्यादा मोलर दांत होते हैं ना 12, प्री मोलर 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं, जिससे हम सबसे किनारे सबसे मजबूत दांत जो होते हैं अंदर के, जिसमें कीड़ा सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इंसीजर 4, कैनाइन 8, ऊपर नीचे मिला के, प्री मोलर 8, मोलर 12, ठीक है। कह रहे हैं मोलर टीथ कितने हैं,
जो विटामिन सी किस में होता है? खट्टी चीज़ों में, जैसे ऑरेंज हो गया, बेरी बेरी। देखो किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होती है? बी फॉर बेरी, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। जैसे आप खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे, पीली चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपकी स्कर्वी हो जाएगा। ये क्या होता है? देखो ईसोफेगस जो होता है हमारा, इसको हम कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप को कहते हैं। तो ईसोफेगस जो होता है फूड पाइप, खाने की नली। एक होता है विंड पाइप जो होता है एक होता है विंड पाइप जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। एक चीज़ वॉइस बॉक्स भी होती है, वो वहाँ नहीं जाएंगे। ईसोफेगस इन ह्यूमन कितने लंबा होता है? 20 से 30 सेंटीमीटर का, सॉरी 25 से 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये जाके नीचे लंग्स में जुड़ जाएगा, लंग्स में जाएगा, स्टमक में जाएगा। और वो क्या चीज़ जो इधर ये जो जाके एल्वियोलाई है उसमें जुड़ जाती है, फेफड़ों में। ये क्या है? वो जो विंड पाइप है, ब्रोंकाइल्स, ठीक है, उसमें जाके जुड़ जाएगा।